कैसे हैं दोस्तों? शानदार। मैं भी शानदार। मैं आपको मैंने आज का वीडियो बनाने के लिए पहले तो मैं बता दूं, मोदी इन लेह पर ही बेस्ड है मेरा वीडियो। तो मैं आपको जो वर्ल्ड वाइड जो सिनेरियो बन रहा है, मैं आज उस पर आपको लेके जाना चाहूंगा। एक तो हमारा बाइकॉट चाइना ऐप, ये चल रहा है कैंपेन। बाइकॉट चाइना प्रोडक्ट्स, ये भी चल रहा है कैंपेन। उसमें 59 एप्स इंडिया गवर्नमेंट ने बैन किए हैं। ये गवर्नमेंट का अपना सैंक्शन लगाने का जो स्टेप है वो अपनी जगह ठीक है, लेकिन हमें करना क्या है? हमें एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया हमें ज्यादा से ज्यादा प्रोएक्टिव वर्क करने हैं बाइकॉट चाइना एप्स के लिए और प्रोडक्शन के लिए। यदि जितना बाइकॉट चाइना प्रोडक्शन बाइकॉट होगा चाइना प्रोडक्शन का, फिर मैं दोबारा यहां कहता हूं कि हम चाइना और उसके कर्मठ लोगों के खिलाफ नहीं है। हमारा विरोध चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी के खिलाफ है, जिसकी बानगी मोदी जी ने लेह में दी है। मोदी जी के लेह में भाषण का जो जाने का भाषण तो सेकेंडरी था, मोदी जी का लेह में जाकर वहां पे फॉरवर्ड पोस्ट पे जाना और आर्मर्ड फोर्सेस के बीच में, सैनिकों के बीच में रहना, जो घायल हुए हैं गलवान में, उन सिपाहियों का हाल देखना, सीडीएस और इंडियन आर्मी के चीफ के साथ दाएं बाएं जो खड़े थे, बिल्कुल जबरदस्त। वो एक इतना पॉजिटिव साइन गया है कि मैं आपको बिल्कुल शब्दों में नहीं बता सकता। मैंने उस पर थोड़ा वर्क किया है, आप देखिएगा। अगर आपको ठीक लगे तो मुझे बताइएगा। मैं थोड़ा पास में ले जाऊं आप कैमरा, यदि आपको ये दिख रहा हो तो ये देखिए। मैं यहां रख देता हूं, ठीक है? ये देखिए, मैं यहां रख देता हूं कैमरा। दिख रहा होगा ना आपको? मैं बोल दूंगा। और देखिए, एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी वर्सेस डेवलपमेंट, ये बेसिक चीज रही है मोदी के जो स्पीच थी, या मोदी के लेह की विजिट की। जो फॉरवर्ड पोस्ट पे अगर किसी देश, और यदि वो लार्जेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड हो, सबसे बड़ी डेमोक्रेसी, ओल्डेस्ट अमेरिका, अमेरिका लगभग 200-250 साल से डेमोक्रेसी है। भारत 47 में आजाद हुआ और डेमोक्रेसी बना। और पॉपुलेशन वाइज यानी वोटर वाइज सबसे ज्यादा वोटर भारत में है, तो भारत सबसे बड़ी डेमोक्रेसी हुआ। तो सबसे बड़ी डेमोक्रेसी का है अगर बोलता है कि डेवलपमेंट हमारा काम है, और जो आगे आ गए हैं, जो दूसरे की देश की सीमाओं का सम्मान नहीं करते, जिनकी पार्टी एक ही है और वही रूल करती है उस देश पे, एक पार्टी रूल करती है, आप किसी को वोट दे ना दे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 2-2.5 लोगों का एक गैंग है, गुंडों का, कम्युनिस्टों का, वो ही 150 करोड़ लोगों को चला रही है। ये एक्सपेंशनिज्म जो है, एक्सपेंशनिज्म पॉलिसी, ये ओरिजिनल थॉट चला है रशिया से। साम्यवाद, समाजवाद, सोशलिज्म जिसे कहते हैं, कि सारी चीजें जो है वो लोगों की है, यानी किसी इंडिविजुअल की ना होके लोगों की है। तो आपने देखा कि जब वो कोल्ड वॉर बिटवीन यूएस एंड रशिया था, तो रशिया यूएसएसआर था, वो टूट गया, 14-15 देशों में वो बट गया। अब ये चीज तो वहां पर हो गया कि सोशलिज्म इतना एप्लीकेबल नहीं है जितना कैपिटलिज्म है। कैपिटलिज्म में पैसे की ताकत होती है, आप सही गलत जो भी कह सकते हैं, लेकिन हम सही गलत मोरालिटी में ना जाके रियलिटी को हम फेस करें तो बेटर होगा। मोरालिटी से काम नहीं चलता, मोरल्स, नैतिकता, फलाना ठिकाना, इन सब से काम चलता नहीं है। जो रियलिस्टिक चीजें हैं वो उन पे बात करना बनता है। रियलिस्टिक चीज ये है कि उस कोल्ड वॉर को अमेरिका ने बुरी तरह जीता। मैं कह रहा हूं जीता ही नहीं, बहुत बुरी तरह जीता। एक बुरी तरह हार होती है, एक बुरी तरह जीतना होता है। नंबर 1 वो बन के आया है, ठीक है? अब वहां नहीं जा रहे। अब मैं ये कह रहा हूं कि जो मोदी जी ने फॉरवर्ड पोस्ट पे आने के बाद जो चाइना के एग्रेशन को डिफाइन किया, उस एग्रेशन में यह चीज निकल के आई कि हम इंडिया एज अ लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, हम डेवलपमेंट के साथ हैं। और एक जो कम्युनिस्ट पार्टी की, सिंगल पार्टी की जो रूल है,
वो वाला देश एक्सपेंशनिज्म के साथ है। उसके एक दो नहीं, जितने भी उसके सॉरी 24 के समथिंग मैंने नेशंस लगाए थे, देखे थे, जिनके साथ उसका कहीं ना कहीं टेंशन चली रहा है। सभी जगह उसने अपनी जो नाक है वो घुसेड़ के रखी है ना। आधी रोटी में दाल झिलने चला जाता है, किसी को ताकत से डराता है, किसी को पैसे के लालच से डराता है। तो उसका डराने का एक तरीका 50 साल से 1950 के दशक से चल रहा है। उसका एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल जो भारत में तिब्बत की एक्साइल गवर्नमेंट चलती है, वो दलाई लामा साहब। दलाई लामा जब यंग थे 20 के अंडर में, तब वो इंडिया में आए थे इसी एक्सपेंशनिज्म की वजह से, और आज तक वो भारत में रह रहे हैं। और तिब्बत की एक्साइल गवर्नमेंट, मतलब तिब्बत से बाहर तिब्बत की गवर्नमेंट भारत में चल रही है, शिमला में। तो ये इससे बड़ा और एग्जाम्पल क्या हो सकता है चाइना की क्रूरटी के लिए। चाइना एक, मतलब कहते हैं कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसे इस दुष्ट ने ठगा नहीं, ऐसा कोई सगा नहीं जिसे इस दुष्ट ने ठगा नहीं। अब मैं जो सिनेरियो बन रहा है, मैं उस सिनेरियो को आपको बताना चाहता हूं। मैंने एक तरफ चाइना कर दिया है, एक तरफ भारत कर दिया है। आपको लगेगा कि मैंने सारे देशों के नाम भारत के ही पक्ष में लिख दिए, मैं उसका रीजन भी बताऊंगा। सबसे पहले तो यहां मैं चाइना के साथ एक ये हमारा ये जो है छोटंकू पागल पाकिस्तान, इसका कोई अपना स्टैंड है नहीं। भारत से इस्लाम के नाम पर आजाद हुआ, लड़के लेंगे पाकिस्तान, हंस के लेंगे हिंदुस्तान, फलाना ठिकाना। तो आज तक तो लड़के वो हंस के ही ले पाया, लड़के कुछ नहीं ले पाया है। क्योंकि उस समय भारत ने ही कहा था चलो ठीक है, मुसलमानों के लिए अगर पाकिस्तान चाहिए तो हम इस्लाम के नाम पे, इस्लाम के अनुसार रहने के लिए अगर इन लोगों को चाहिए थे तो वो हमारे अपने ही लोग, ठीक है भाई पाकिस्तान बना के रह लो। लेकिन वो एक असफल स्टेट है। पहले वो भीख का कटोरा लेके अमेरिका की तरफ जाता था, जब अमेरिका भारत को ठीक नजरिए से नहीं देखता था, थ्रेट के जैसा देखता था, या बहुत लो लेवल पे रखता था भारत को और लिवरेज नहीं देता था। अब वो वहां से भीख का कटोरा बंद हो गया तो वो कम्युनिस्टों की तरफ चले गए। जबकि पाकिस्तान एक धार्मिक देश है, देखना आप, पाकिस्तान एक इस्लाम को मानने वाला धार्मिक देश है, और चाइना भगवान को, अल्लाह को ना मानने वाला एक नास्तिक देश है। मतलब ये पता नहीं कैसी सांप और छछूंदर की दोस्ती हुई है। ये छछूंदर है यहाँ पर, और ये सांप बैठा, अजगर भी, सांप भी नहीं, मैं तो अजगर कहूंगा। ये पता नहीं वहां कब तक सुरक्षित रहेगा। जब तक भारत सामने खड़ा है तब तक पाकिस्तान सुरक्षित है, नहीं तो पाकिस्तान तो अपनी बेटियां ब्याह रहा है चीनियों के साथ, वो बारीक आंखों के साथ। आई एम सॉरी, मैं किसी के बॉडी बिहेवियर को, बॉडी के टेक्सचर को देखना मेरा काम नहीं, ना मैं बोल रहा हूं। सिर्फ मैं ये कह रहा हूं कि पाकिस्तान दो कोड़ी का देश हो गया है, उसका अपना कोई एक सम्मान रह नहीं गया, ना कोई उसकी आइडियोलॉजी है, कोई आइडियोलॉजी नहीं है। वो धर्म लेता है अरेबियन से और कल्चर अपनाता है टर्की का। मूर्ख देश है एक नंबर का। धर्म ले लिया उसने अरबियों का। अरे भाई धर्म ही बदला था ना, कल्चर बदलने की क्या जरूरत है। चलो ठीक है। इसके बाद ये अपने नेपाली ओली चाचा पगला गए जो, है ना, ये हनी ट्रैप्ड हुए, पक्का हनी ट्रैप्ड हुए। मैं हनी ट्रैप पे अब ज्यादा नहीं बोलूंगा, आप समझ जाइएगा। तो ये चाचा हनी ट्रैप्ड हो गए बुढ़ापे में। ठरकी से याद आया, नहीं ठरकी में कुछ नहीं बोलूंगा। ये ओली चाचा अपने बहक गए हैं। तो एक पार्टी, जब तक कम्युनिस्ट, ये ओली चाचा का कंट्रोल है, जब तक राष्ट्रवादी नेपाली इनको लात मार के नहीं भगाते हैं ना, तब तक नेपाल इनके पाले में है। और वहां सरिता गिरी जी हैं एमपी, वो मुखर विरोध किया है उन्होंने भारत से संबंध बिगाड़ने का। नेपाल को, ओली को बहुत, ओली गवर्नमेंट को भुगतना पड़ेगा, और ये जाएगी और जाने वाली है। इसके बाद ये अपने मिच्चू, वो हप्पू, नॉर्थ कोरिया, इनका तो स्टैंड है ही नहीं है, तो इन्हीं के पैसे पे पल रहा है। अच्छा, यहां मैं रशिया, फ्रांस और इजराइल लिया मैंने। ये तीन देश ऐसे हैं। रशिया आइडियोलॉजी में चाइना रशिया से आइडियोलॉजी ली है, लेकिन वो एक कदम और आगे चला गया है कम्युनिज्म की तरफ। तो रशिया, यदि मान लीजिए, क्योंकि रशिया की टसल चलती है अमेरिका से, तो चाइना के फेवर में वो जा सकता है। लेकिन इस वक्त भारत है सामने, और भारत से रशिया की दोस्ती बिल्कुल वो बहुत पुरानी दोस्ती जमाने की। इसके बाद फ्रांस ने खुल के कह दिया है कि भारत ने जो किया वो बिल्कुल सही किया है, यहां पर ये देश गलत है। भारत का नाम लिया है, चाइना का नाम नहीं लिया फ्रांस ने, और भारत के साथ हम खड़े। तो ये दो देश। तीसरा इजराइल। इजराइल के संबंध आज से नहीं है, जब दुनिया भर में इजराइलियों को मारा जा रहा था
हिटलर जो है जूइश, और जर्मन जर्मन क्लास, जर्मन लोग जो दिखने में थोड़े खूबसूरत होते हैं, नाक वाक ऊंची तो गोरे होते हैं, कुछ इस तरह से है जर्मन्स का। और जूइश लोग थोड़े से कलर, थोड़ा सा एशियन लुक रहता है, तो कलर में उनको बहुत जुल्म सितम सहे पूरे यूरोप में, दुनिया भर में, मतलब क्रिश्चियन और जूइश का बहुत टसल हुआ। तो भारत ही एक ऐसा देश था जहां पर जूइश कहां कैसे रहते हैं कुछ पता नहीं चला। जब 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 स्टेबिलिटी आई इसराइल में, तब दुनिया भर से जो इसराइल था वो वहां गया, इसराइल वापस गया। पूरी दुनिया का इसराइली रो रहा था और सिर्फ एक देश का इसराइली था जो हंस रहा था, या उनके चेहरे पे कोई शिकन नहीं थी। तो इसराइलियों ने पूछा, भाई तुम दुनिया के किस कोने से आए हो जहां से तुम्हें कोई तकलीफ नहीं? तो बोले, हम भारत से आए हैं, और हम आए हैं और हम वापस भी जाएंगे। हम सिर्फ अपनी मातृभूमि को देखने आए हैं, अब हम हमारी कर्मभूमि जो भारत है वहीं रहना चाहेंगे। तो ये भारत के लिए गौरव की बात है। और इसराइल भी ऐसा देश है जो कांग्रेस ने खूब मुस्लिम अपीजमेंट पॉलिसी करी 6-7 दशक तक, और इसराइल के साथ बायलैटरल रिलेशंस कम बनाए, थोड़े से अंडर। कांग्रेस ने काम किया, ऐसा नहीं है, कांग्रेस ने काम किया, लेकिन वो ऊपर नहीं आई, और मुस्लिम अपीजमेंट को उसने इजरायली टेक्नोलॉजी के ऊपर रखा। अब जब बीजेपी आई, जहां पर उसको मुस्लिम अपीजमेंट से मुस्लिम वोटर्स को खुश करने की कोई जरूरत नहीं थी, उनको वोट देना है दे, ना देना है ना दे। तो जब बीजेपी गवर्नमेंट आई, राइट विंगर, तो इसराइल से कोई दूरी का कोई सवाल ही नहीं उठता था। तो यहां इसराइल जो टॉप मोस्ट क्वालिटी की टेक्नोलॉजी रखता है, टॉप टेक्नोलॉजी रखता है युद्ध क्षेत्र की। तो यहां पर ये तीन देश खुल के यहां पर साथ में, अगर ये तीनों एक साथ हो जाते हैं तो आप ये मानिए कि चाइना का टूटना लगभग तय है। अब मैं आता हूं ताइवान पे। ताइवान एक ऐसा देश है, चाइना यदि कम्युनिस्ट एक्सपेंशनिस्ट है, तो डेवलपिंग और डेमोक्रेटिक कंट्री ताइवान है। ताइवान भी अपने आप को चाइना ही कहता है, लेकिन 1950s के दशक में धोखे से माओ ने बंदूक की नोक पे इनको मारना शुरू कर दिया था, डेमोक्रेट्स को, और मार मार के जहां आज वो टापू है वहां रह रहे हैं, वो वहां तक उनको भगा दिया। तो ये ताइवान है, बिल्कुल भारत का 100% सपोर्टर है। वियतनाम, साउथ कोरिया, यूएस तो है ही, अंकल सैम, वो तो इसके अगेंस्ट है ही है चाइना के, क्योंकि चाइना से टसल तो 2-2.5 साल से, भारत तो आज आया है पिक्चर में। ये तो 2-2.5 साल से इनका कोल्ड वॉर, ट्रेड वॉर चल ही रहा है, जो कि जॉब भी खा रहा है, लोगों को गरीब भी बना रहा है, फिर ये कोरोना भी आ गया, बहुत सी प्रॉब्लम है साथ में। तो यूएस की टसल तो यहां से चली रही है। 1970s और 79 के आसपास जब कॉस्ट कटिंग के लिए यूएस ने टेक्नोलॉजी का जो ट्रांसफर किया था, उसमें चाइना नंबर 1 आ गया था। अब वही शिफ्टिंग चाइना से वापस हो रही, जो शिफ्टिंग यूएस से टेक्नोलॉजी की चाइना गई थी, अब चाइना से वापस से आ रही है। तो जिसमें भारत सहित वियतनाम है, इंडोनेशिया, ऐसे कुछ देश फायदा उठा सकते हैं, और उठाना भी चाहिए, भारत को ज्यादा उसमें फायदा उठाना चाहिए। तो यहां पर फिर मैं साउथ कोरिया कहूंगा, साउथ कोरिया भी इसके एट्रोसिटीज का शिकार रहता है, जब तब ये अपने नाक घुसाने आ जाता है। भूटान, भूटान के मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में, उनका जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, वहां लेना एक ना देना दो, ना उसकी बॉर्डर मिलती। अरुणाचल प्रदेश ने कहा तिब्बत का, ईस्ट तिब्बत का, हमारे कुछ और नाम देते हैं वो मैंडरिन में, चाइनीज लैंग्वेज में, बोले वो उसका हिस्सा है। तो हाँ, भूटान पे भी बोले हमारा वो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पे हमारा करना, हमारी है, मतलब चाइना की है। मतलब ये पागल हो गया, विनाश काले विपरीत बुद्धि, बिल्कुल 7 टुकड़ों में बंटना इसने अपने आप को मंजूर कर ही लिया है। जापान से इनका वो, मैंने सेंकाकू आइलैंड की बात करी थी, तो जापान से उनका टसल चलता है। जैसे हम भारतीयों के मन में एक अंग्रेजों के प्रति एक वो रहता है ना, अंग्रेज आए हमें गुलाम बनाए, एक मन में रहता है, वैसे ही चाइना जापान का गुलाम था। आप लोगों को जान के आश्चर्य होगा, चाइना इतना बड़ा देश, 20 जापान आ जाए, लेकिन जापान ने इसको कंट्रोल कर लिया था और इसको टेरिटरी बना लिया था। तो चाइना के मन में जापानियों के प्रति वही भाव रहते हैं जो भारत के लिए अंग्रेजों के प्रति रहते हैं। इंग्लैंड के लिए नहीं, इंग्लैंड तो अब हमारा बहुत पार्टनर है हमारा बिजनेस में, पार्टनर भी कहेंगे, बल्कि इंग्लैंड को भारत की जरूरत है। उल्टी कहानी चलने लगी है, अब इंग्लैंड को जरूरत पड़ने लगी है अब भारत की और भारतीय डॉक्टर की, टैलेंट की। ठीक है, हांगकांग, हांगकांग उसकी एक ऐसी सिटी है जो 99 ईयर्स के लिए
ब्रिटेन ने लीज पे दी थी। ये हांगकांग इससे तब अलग हुआ था चाइना से जब ओपियम वॉर ये हार गया था। तो ओपियम वॉर हार गया था तो हांगकांग को अलग सिटी, डेमोक्रेटिक सिटी स्टेट बना दिया था, सिटी स्टेट बना दिया था। और आज यही है, यहाँ के जो लगभग 30 लाख लोग, चाइना को यही डर है कि अगर इसने कंट्रोल कर लिया, हांगकांग में भी चाइना का रूल लगा दिया, तो 30 लाख जो टैलेंट है, डॉक्टर हैं, टेक्नीशियन वाले लोग हैं, और जो जितने भी प्रोफेशनल लोग होते हैं, वो सारे 30 लाख जो, तो पैसा तो वही बनाते हैं ना, लोग बनाते हैं ना, मिट्टी थोड़ी बनाएगी पैसा। पैसा जो बनाने वाले लोग हैं, टेक्निकली स्ट्रांग लोग हैं, वही अगर उड़ के चलेगा। ब्रिटेन ने कह दिया जो 30 लाख लोग यहाँ रह रहे हैं वो हम उसे ब्रिटेन की सिटीजनशिप देने के लिए तैयार है। मकाऊ भी सिटी स्टेट है, उसका भी यही प्रॉब्लम है। सिंगापुर से भी यही रट्टा चलता है इसका। और इंडोनेशिया, वो साउथ चाइना सी में परेशानी होती। मंगोलिया, इनर मंगोलिया इसने कब्जा के रखा है। फिलीपींस वही साउथ चाइना सी का रट्टा है। म्यांमार से बॉर्डर का इशू है। लाओस से भी इसका ईस्ट तरफ, सॉरी साउथ ईस्ट तरफ इसकी बॉर्डर पड़ती है, म्यांमार, लाओस और वियतनाम की। तो वियतनाम तो युद्ध भी हो चुका है, चाइना को बहुत बुरी तरह मारा था इनने। छोटा सा देश है वियतनाम, जंगलों में कूट कूट के मारा था, बिल्कुल गुरिल्ला वॉर में। हाँ, ब्रुनेई से भी वही प्रॉब्लम है इनकी। ऑस्ट्रेलिया क्वाड में आया। क्वाड में कितने देश हैं? 4 देश है क्वाड में, ऑस्ट्रेलिया, यूएस, जापान और इंडिया। इन्होंने मिलके, ये 4 देशों ने मिलके चाइना को पैसिफिक में और इंडियन ओशियन में, हिंद महासागर में, इसको कंट्रोल करने के लिए चारों देशों ने एक ग्रुप बना दिया जिसको क्वाड कहा है। तो क्वाड में पहले चाइना ने इसको धमकी दे दी थी ऑस्ट्रेलिया को, तो ऑस्ट्रेलिया ने अपना हाथ खींच लिया था। अब ऑस्ट्रेलिया खुल के सामने आ गया है क्योंकि बहुत ज्यादा परेशानी होने लगी है चाइना के अड़ियल रवैये की वजह से। भूटान का मैंने आपको प्रॉब्लम बता दी। ईयू, कोरोना के मारे, कोरोना में प्रॉब्लम आ गई, पूरा ईयू बर्बाद हो गया कोरोना में। सारा यूनाइटेड यूरोपियन यूनियन पूरा चाइना के अगेंस्ट सेंटिमेंट है। तुर्किस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ये रशिया, यूएसएसआर से अलग हुए सारे देश हैं और चाइना से इनकी बॉर्डर लगती नहीं थी। चाइना ने एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी के अंदर इसको लगा ली बॉर्डर, और कुछ कंट्रोल भी कर लिया, इनका पार्ट भी हड़प लिया। कंबोडिया से भी वही प्रॉब्लम है समुद्र का, है ना। और सबसे बड़ी बात, फ्री तिब्बत मूवमेंट। फ्री तिब्बत मूवमेंट जो आज तिब्बती लोगों, तिब्बत एक भारत का पड़ोसी चाइना नहीं रहा है कभी भी, लैंड का, बॉर्डर का। तिब्बत ही इसका एक पड़ोसी रहा है। और भारत से भी कुछ गलती ये हो गई कि तिब्बत पे जब एनेक्सेशन चला रहा था, ये हड़प रहा था तिब्बत को, तो भारत को साउंड बिल्कुल एकदम विरोध करना था। ठीक है, तब हमारा भी इतनी पावर थी नहीं। तब अब मैंने आपको यहाँ ये चीज बता दी। अब मैं आपको यहाँ लेके आ रहा हूं कुछ थोड़ा सा और, अगर मैं आपको क्लोज लेके आऊं, दिख रहा होगा आपको, ये यहां देखो मैंने ये बना के रखे हैं, बाइकॉट चाइना गुड्स। आपको ये सारे ओप्पो, वीवो, ये सब नहीं लेने हैं। 10,000 वाली रेंज में भी मैंने आपको ये बताने की कोशिश की है कि 10,000 में अगर कोई टेक्नोलॉजी में प्रॉब्लम है तो आप छोटा मोटा मोबाइल ना लें, अच्छी क्वालिटी ले। अब समझौता नहीं करना है, अच्छी चीज अगर आपको वो मिल रही है तो ये ठीक है, नहीं तो सैमसंग है, नोकिया है, माइक्रोमैक्स है, वो मैंने बताए आपको, है ना। अभी मैं यहाँ नहीं बोलूंगा। मैंने यहाँ कुछ एक चीज आपको यहाँ और थोड़े करके बताई है। यहां पर मैंने बताया, 1 बुलेट टुवर्ड्स इंडिया कैन डिस्ट्रक्ट चाइना। भारत और चाइना के बीच में गोली अभी तक नहीं चली, 93 से समझौता हुआ है। एक्सपर्ट्स यही कह रहे हैं कि अगर चाइना एक भी गोली चलाने की गलती करता है तो वो उसके डिस्ट्रक्शन की वजह हो सकती है। अपोजिशन ऑफ इंडिया, भारत का अपोजिशन इस वक्त जैसा होना चाहिए वैसा नहीं कर रहा है। अब वर्ल्ड वाइड देखते हैं, फ्रेंड्स ऑफ चाइना और नेबर्स ऑफ चाइना। तो फ्रेंड्स ऑफ चाइना में मैंने बताया पाकिस्तान, नेपाल, नॉर्थ कोरिया, और आइडियोलॉजी में रशिया है, लेकिन रशिया चाइना का साथ देगा मुझे इसकी उम्मीद नहीं है। और नेबर्स ऑफ चाइना सारे परेशान हैं, जितने नेबर्स हैं 22, 23, 24 से सबके साथ उसकी टसल है। तो नेबर्स ऑफ चाइना इसके अगेंस्ट जा रहे हैं। ठीक है, अब यहां पर ब्रह्मोस टू वियतनाम, ये बिल्कुल टैक्टिकली एक मतलब ये होना चाहिए कि एक बहुत सही डिसीजन होगा इस टाइम कि ब्रह्मोस वियतनाम को दे दी जाए। एक तो हमें पैसा भी मिलेगा और चाइना पे एक प्रेशर भी आएगा। टाइम टू रिव्यू चाइना पॉलिसी। हमें बहुत बहुत जरूरत है कि हम अपनी चाइना पॉलिसी
रिव्यू करें, चाइना के एग्रेशन का वेट ना करें, उसको हर तरह से गलती का एहसास दिखाने की, गलती का एहसास कराने की जरूरत है। सबसे बड़ा है वसुधैव कुटुंबकम। अब मैं एक कैमरा रखता हूं, है ना, अब मैं बोलूंगा, एक छोटा सा 20 मिनट हो गए हैं, मैं जल्दी वीडियो खत्म करूंगा। वसुधैव कुटुंबकम हमारी एक ऐसी सॉफ्ट पावर है जो सारी दुनिया खींची चली आती है। सबसे बड़ा अगर हमारा कोई हथियार बन के निकलेगा तो वसुधैव कुटुंबकम है। क्या होता है, सारे देश आज इसमें कोरोना में ऐसे डर गए हैं कि कोई छूने और हाथ लगाने को भी तैयार नहीं है। चाइना जैसा देश जमीनें हड़प लेता है, व्यापार हड़प लेता है, हम्बन टोटा जैसे सी पोर्ट वगैरह सब हड़प लेता है, आइलैंड हड़प लेता है। वहां पर भारत की आइडियोलॉजी है वसुधैव कुटुंबकम, यानी सारा विश्व एक परिवार है, एक कुटुंब है, हमारा अपना है। तो ये आइडियोलॉजी सारी दुनिया को भारत के पास खींच के लाती है। और आज गलती से चाइना ने भारत को भारत को जिसकी सॉफ्ट पावर सारी दुनिया के सिर चढ़कर बोलती है, सारी दुनिया भारत के वसुधैव कुटुंबकम की तरफ खिंची चली जाती है। तो दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके बताएं कि भारत की चाइना पॉलिसी क्या होनी चाहिए। और जो मैंने आपको कंट्रीज के नेम बताए हैं अलग अलग करके कि कौन सा देश किस तरफ जा सकता है और चाइना के अलग थलग पड़ने वाला है, और चाइना की पावर क्या है, भारत की पावर क्या है, ये सब चीजें आप मुझे कमेंट करके बताएं। और प्लीज मेरा अगर काम आपको पसंद आता है तो मैं एजुकेशन से भी हूं, आप डोनेट भी कर सकते हैं, मुझे हेल्प भी कर सकते हैं, हमारे काम में हमको सपोर्ट भी कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। भारत माता की जय।